अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैर दरसी इक़्तिबास का खुलासा कैसे करें। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूँ समझिए कि इस क्वेश्चन के बगैर आपका पेपर नहीं बनेगा, ये इतना लाजमी क्वेश्चन है। और गैर दरसी से मुराद ये है कि वो आपके बुक का हिस्सा ना हो, बल्कि अलग से लिया गया हो और उसको आपको खुलासा करना हो आसान लफ्ज़ों में। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि गैर दरसी इक़्तिबास का खुलासा अपनी ज़बान में करिए। तो अपनी ज़बान से मुराद यही है कि उसको आसान लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये कैसे लिखें हम करीब 10 सेट को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, दोनों को हम देखेंगे। और अगर इनमें से नहीं पूछा जाए, इत्तिफाक से मान लीजिए कि यहाँ से नहीं पूछा गया, तो आपको आइडिया इतना लग जाएगा, क्योंकि हम 10 सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसका खुलासा कैसे करें आसान लफ्ज़ों में। ये क्वेश्चन का जो आंसर हम लिखते हैं तो हम तो यूँ कहते हैं कि ये इतना आसान होता है कि समझिए ये नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा। तो जब ज़्यादा आसान होता है तब भी हमें करने में दिक्कत होती है कि अब ये इतना आसान है तो हम इसको और आसान कैसे बनाएं। तो चलिए करीब 10 सेट को सॉल्व करते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाए तो हम इसको कैसे लिखें। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम इक़्तिबास को देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2023 में, यानी पिछली बार ही इसको दिया गया था और बताया गया था कि आप इसका खुलासा करिए अपनी ज़बान में। तो 2023 में जो पूछा गया था इसमें था कि बम्बई आते ही सुबह व शाम की मसरूफियत शुरू हो गई। 2 दिन तक इतना घिरा रहा कि तुम्हें अपने पहुंचने की रसीद भी नहीं लिख सका। आज दोपहर के डाक से तुम्हारा खत मिला, तुम्हारा प्यारा खत। मेरी दोस्त, तुम मेरे आंसुओं की फिक्र ना करो जो आखिरी रात ख्वाह मखा बहते रहते हैं। तुम यकीन करो, बाज़ वक्त मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। बस जी बहुत चाहता है, रोने वाली कैफियत तारी हो जाती है। ऐसे लम्हे मुझ पर गुजरते ही रहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, तो आप इसको पूरा मत लिखिए, आप यहाँ पर लिखिए, जवाब डालिए, उसके बाद लिखिए कि बम्बई आते ही ... और लास्ट का अल्फाज जो है कि रहते हैं, तो ये लिखिए। इसके बाद लिखिए खुलासा। तो खुलासा के बाद आप लिखिए कि मैं मुंबई पहुंच गया। इसके बारे में तुम्हें खत भी नहीं लिख सका क्योंकि मैं यहाँ बहुत मसरूफ़ हो गया था। मेरी दोस्त, आज दोपहर को तुम्हारा खत मिला जिसे पढ़कर मुझे अच्छा लगा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन आंसुओं का क्या है, ये तो ख्वाह-मख़ा निकलते ही रहते हैं। बाज़ दफ़ा मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ। बस रोने का दिल करता है तो रो लेता हूँ। मैं ऐसे लम्हों से अक्सर गुज़रता रहता हूँ। तो ये हमारा खुलासा हो गया, और इसके लिए अब आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये आसान होता है। तो आप कुछ करीब 10 सेट को सॉल्व करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, और ये जो पूछा गया था ये पूछा गया था 2022 में, यानी 2023 से पहले। आप देखिए उसी की तरह कुछ था, ये भी गैर दरसी था, यानी ये आपके सबक में कहीं नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे सूबे के 2 बड़े हिस्से हैं जिनकी आबो हया एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अवध का इलाका बहुत गर्म और नम है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है।
गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। मई और जून में गर्मी की शिद्दत होती है। जुलाई से बारिश का मौसम शुरू होता है और अक्टूबर के शुरू तक जारी रहता है। सूबे का दूसरा हिस्सा यानी मगरबी इलाका भी बहुत गर्म है। यहाँ नमी के बजाय खुश्की होती है। नवंबर से जाड़े पाले का मौसम शुरू होता है और फरवरी के आखिर तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो आप इसका आंसर लिखिए कि हमारे सूबे ... जारी रहता है। इसके बाद खुलासा करिए। तो खुलासा में लिखिए कि हमारे मुल्क के 2 बड़े हिस्से हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला अवध का इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और नमी होती है। बारिश बहुत तेज़ होती है। मई और जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बारिश का मौसम जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक रहता है। मुल्क का दूसरा हिस्सा जिसे मगरबी इलाका कहते हैं, जहाँ बहुत गर्मी रहती है। नमी के बजाय यहाँ मौसम खुश्क रहता है। जाड़े की शुरुआत नवंबर से होती है और फरवरी के ख़त्म होने तक यही मौसम बना रहता है। इसके बाद तीसरे नंबर का इक्तिबास है और ये जो पूछा गया था ये 2020 में पूछा गया था। अब आप सोचेंगे कि 2023 के हम लोगों ने किया, 2022 का किया, इसके बाद 2021 का क्या हुआ। तो 2021 में मैं आपको बताऊं कि ये कोविड का दौर था और इस टाइम कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। घर से निकलना ही मुश्किल था, तो एग्ज़ाम कैसे होते। तो जो भी बोर्ड में उस वक्त थे, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया था। वो बिना एग्ज़ाम के ही पास हो गए थे। तो 2021 में जब कोई पेपर नहीं हुआ तो हमारे पास उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये 2021 का नहीं हुआ था, बल्कि ये 2020 का है। इसमें पूछा गया था कि बिस्तर पर आराम से लेटने के बाद मेरे पूछने पर जुबैदा ने रुकते रुकते डरी सी आवाज़ में अपनी वारदात सुनाई। मैंने पिछवाड़े वाली दीवार के उधर जो झांका तो नज़र वहाँ पड़ी जहाँ फांसियाँ पड़ी थी। क्या देखती हूँ कि बराबर बराबर 3 आदमी खड़े हैं। ये लंबे बांस के बांस सफ़ेद कफनियाँ पहने हुए, और जैसे उन्होंने ताड़ लिया हो कि मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। मेरा दम ही तो निकल गया। भागी चीख मार के अब्बू जान घबरा के बाहर निकल आए। क्या हुआ दुल्हन? मेरी तो गग्घी बंध गई। तो ये 2020 में पूछा गया था। इसमें आप लिखिए कि बिस्तर पर ... बंध गई। इसके बाद खुलासा करिए। तो खुलासा में लिखिए कि जब जुबैदा आराम से बिस्तर पर लेट गई, उसके बाद मैंने पूछा क्या हुआ था, तो उसने रुकते रुकते डरी सी आवाज़ में अपनी बात बताई कि जब मैंने दीवार के पीछे झांक कर देखा जहां फांसियां लगी थी, ऐसा लगा जैसे 3 आदमी बराबर में खड़े हों, लंबे लंबे सफ़ेद कफनियाँ पहने हुए, और उन्होंने मुझे देखते हुए देख लिया हो। डर के मारे जैसे मेरा दम ही निकल गया हो। इतनी तेज चीख मारी कि अब्बू भी घबरा के बाहर निकल आए। पूछा दुल्हन क्या हुआ? मैं तो कुछ बोल ही ना पा रही थी, मानो मेरी गग्घी बंद हो गई हो। इसके बाद अगला है चौथे नंबर का इक्तिबास, और इसमें पूछा गया है कि मैं एक मुकामी फर्म में कैशियर था। एक बार न जाने कैसे 50,000 का घपला हो गया, जिसकी एक पाई भी मेरी ज़ात पर सर्फ नहीं हुई थी। ऑडिटर ने उसे चेक कर लिया और मुझे जेल भिजवा देने की धमकी दी। उन दिनों मैं बेहद शरीफ, या दूसरे लफ्ज़ों में बुजदिल था, डर गया। फिर एडिटर ने ही तजवीज़ पेश की कि मैं एक गिरोह के लिए काम करूं जो स्मगलिंग करता है। इस तरह ये कमी पूरी कर दी जाएगी। मैं तैयार हो गया। फिर जब अच्छी तरह दलदल में फंस गया तो मालूम हुआ कि वो स्मगलर नहीं, एक गैर मुल्की एजेंट था। तो इसमें आप लिखिए कि मैं एक मुकामी ... एजेंट था। इसके बाद खुलासा करिए। तो खुलासा में लिखिए कि मैं एक दफ्तर में कैशियर था जहां 50,000 रुपये का घोटाला हो गया, और जिसका इल्ज़ाम मेरे सर आ गया, जबकि उसमें का 1 रुपये के बारे में भी मैं नहीं जानता था। घोटाले के बारे में जब ऑडिटर को पता चला तो उसने मुझे जेल भेज देने की धमकी दी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी डर गया। फिर ऑडिटर ने ही मुझे आइडिया दिया
کہ میں اسمگلنگ کرنے والوں کے لیے کام کروں۔ جب میں تیار ہو گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اسمگلر نہیں تھے بلکہ ایک غیر ملکی ایجنٹ تھے۔ اس کے بعد اگلا ہے 5ویں نمبر پر اقتباس، اور یہ پوچھا گیا تھا 2019 میں۔ 2019 میں جو پوچھا گیا تھا اس میں تھا کہ بیل گاڑی نے ان کے سفر کو نہ صرف آسان بنا دیا تھا بلکہ اسے رفتار بھی مل گئی تھی۔ اگلے دن کا سفر واقعی انہوں نے پیدل کے مقابلے 2 گنا کیا تھا۔ ابھی 2 دن کا سفر اور باقی تھا۔ اجنبی تاجر نے واقعی ان پر احسان کیا تھا۔ اس ویران جنگل میں خلاف توقع بیل گاڑی کا اس طرح مل جانا دیوتاؤں کا وردان ہی تھا۔ انہیں اب سفر آسان لگنے لگا تھا۔ اگلی رات انہوں نے گھنڈہی نام کی بستی میں گزاری۔ تو اس میں آپ لکھیے کہ بیل گاڑی نے ... میں گزاری۔ اس کے بعد خلاصہ کریے اور خلاصہ میں لکھیے کہ پیدل چل رہے کچھ لوگوں کو ایک بیل گاڑی مل گئی جس نے ان کے سفر کو بہت آسان کر دیا۔ جتنا سفر ان لوگوں نے ایک دن میں پیدل کیا تھا، بیل گاڑی کے مل جانے کے بعد اس کا 2 گنا سفر ان لوگوں نے طے کیا۔ ابھی 2 دن اور چلتے تب جا کے اپنے منزل کو پہنچتے۔ اجنبی لوگوں نے واقعی ان لوگوں پر احسان کیا تھا۔ اس سنسان جنگل میں بیل گاڑی کا یوں مل جانا کسی وردان سے کم نہ تھا۔ اب ان لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان لگنے لگا تھا۔ اگلی رات گھنڈہی نام کے بستی میں وہ لوگ ٹھہرے۔ اس کے بعد اگلا ہے 6 نمبر پر، اور یہ اقتباس جو ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ اچھے آدمیوں نے ہمیشہ نبیوں کا کہنا مانا اور اللہ کی اطاعت کی۔ ان نیک بندوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے خوب نوازا۔ برے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کو مارا، ستایا اور وطن سے بھی نکال دیا، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور صبر کرتے ہوئے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر دکھایا۔ آخرکار اللہ کی مدد آئی اور نبی اور ان کے پیارے ساتھی سرخو ہوئے۔ برے اور نبیوں کا کہنا نہ ماننے والے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس میں لکھیے کہ اچھے آدمیوں ... عذاب ہوگا۔ اس کے بعد خلاصہ کریے۔ تو خلاصہ میں لکھیے کہ جن لوگوں نے نبیوں کا کہنا مانا اور ان کی باتوں پر عمل کیا ان کا شمار اچھے لوگوں میں ہوا اور اللہ نے ان کو ہر طرح سے نوازا۔ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ستایا اور وطن سے بھی نکال دیا، پھر بھی نبیوں نے سب کچھ سہتے ہوئے اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا اور خود بھی ان پر عمل کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا اور وہ لوگ اچھے لوگوں میں شمار ہوئے، یعنی ان لوگوں کو جنت ملی۔ دنیا بھی ان کی سدھر گئی اور آخرت میں تو بڑا ہی اچھا ان کے لیے اجر ہوگا، یعنی جنت ملے گا۔ اور جو لوگ برے تھے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم میں ان کو ڈال دے گا۔ اس کے بعد اگلا ہے 7ویں نمبر کا اقتباس، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پانی، ہوا اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کہتے ہیں کوئی کھانے والی چیز کو۔ اگر یہ چیزیں ضروری مقدار میں دستیاب نہ ہوں تو جسم اپنا کام ٹھیک ٹھاک انجام نہیں دے سکتا۔ ان چیزوں کی کمی کے باعث جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان فوت ہو جاتا ہے۔ ہوا نہ ملنے پر آدمی فوراً مر جاتا ہے، جبکہ پانی کے بغیر کچھ مدت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ البتہ غذا نہ ملنے پر انسان فوراً نہیں مرتا، مگر طویل فاقے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں لکھیے کہ جسم کو برقرار ... ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کریے۔ تو خلاصہ میں لکھیے کہ جسم کے لیے جس قدر ضروری غذا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہوا اور پانی ہے۔
ग़िज़ा के ना मिलने पर इस इंसान का जिस्म कमज़ोर हो सकता है, मगर हवा और पानी के बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इन सब चीज़ों की कमी के बायस इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसके सबब इंसान की मौत भी हो जाती है। इंसान को हवा ना मिले तो फ़ौरन मर जाता है, जबकि पानी के बिना कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकता है। और खाने के बिना इंसान मरता तो नहीं, मगर उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद अगला है 8वें नंबर का इक्तिबास, और इसमें पूछा गया है कि आजकल ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो गई। मुकाबला, भाग दौड़ और मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से आम ज़हनी परेशानियों और उलझनों में इजाफ़ा हुआ है। उन तमाम बातों का असर तालिबे इल्मों के जहन और दिमाग पर भी पड़ा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तलबा की बढ़ती हुई तादाद ने भी बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। सब तलबा को दाखिले नहीं मिल पाते और हर साल बहुत से तलबा दाखिला न मिलने की वजह से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जाहिर है ऐसी सूरत में तलबा के अंदर बेचैनी और परेशानी पैदा होना कुदरती बात है। तलबा के बढ़ते हुए इंतशार की एक वजह यह भी है कि तालीम हासिल करने के बाद मुनासिब नौकरी मिलना एक बहुत मुश्किल मसला हो गया है। तो इसमें लिखिए कि आजकल ... हो गया है। इसके बाद खुलासा करिए। तो खुलासा में लिखिए कि आजकल ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो गई है। भाग दौड़ और ज़िंदगी की उलझनों से आम ज़हनी परेशानियां बढ़ गई हैं। इन तमाम बातों का असर तलबा के जहन पर भी पड़ा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तलबा यानी कि आप स्टूडेंट को तलबा कहते हैं उर्दू में, तो तलबा की तादाद बढ़ने से भी बहुत से मसले पैदा हो गए हैं, यानी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। बहुत से तलबा को दाखिला नहीं मिल पाता है, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस सूरत हाल से तलबा के अंदर परेशानी बढ़ी है। तलबा की परेशानी की एक वजह और भी है, ये है कि तालीम हासिल करने के बाद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर वो डिग्रियां कोई काम की नहीं रहती क्योंकि नौकरी नहीं मिलती है, तो इससे भी जहनी मरीज बन जाते हैं तलबा। इसके बाद अगला है 9वें नंबर पर। तो इस इक्तिबास में पूछा गया है कि धुआं भी हमारी सेहत को खराब करता है। उसमें कार्बन के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जो मज़र सेहत हैं, जो हमारे फेफड़ों को खराब करते हैं। पत्थर का कोयला जलने से भी ऐसी गैस पैदा होती है जो जहरीली होती है। बंद कमरे में जलाने से इंसान फ़ौरन मर सकता है। कूड़ा करकट, गंदगी या मैला पड़ा रहने या सड़ने से, मुर्दा जानवरों के सड़ने, दरख्त के सड़ने से ऐसी गैस पैदा होती है जो सेहत को खराब करती है। बैक्टीरिया और जरासीम अंधेरी और नम जगहों में ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए मकानों में सूरज की रोशनी ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी से ये मर जाते हैं। तो इसमें लिखिए कि धुआं भी ... मर जाते हैं। इसके बाद खुलासा करिए। तो खुलासा में लिखिए कि धुआं से भी हमारी सेहत खराब होती है। इसमें कार्बन के छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिससे हमारे फेफड़े खराब होते हैं। पत्थर का कोयला जलने से ऐसी गैस पैदा होती है जो जहरीली होती है। बंद कमरे में जलाने से इंसान फ़ौरन मर जाता है। कूड़ा करकट और गंदगी, मरे हुए जानवरों के सड़ने से ऐसी गैस पैदा होती है जो सेहत को खराब करती है। अंधेरी और नम जगहों पर जरासीम ज़्यादा पैदा होते हैं, इसीलिए मकान ऐसा बनवाना चाहिए जिससे सूरज की रोशनी भी उसमें पहुंच सके, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये पनप नहीं पाते हैं। इसके बाद अगला है 10वें नंबर का इक्तिबास, और ये लास्ट भी है। इसमें पूछा गया है कि 1857, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1857। तो 1857 हिंदुस्तानी फ़ौज ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की। इसकी पूरी वजह ये थी सिपाहियों को ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया
जिनके सिरों पर चर्बी लगी हुई थी और आम ख्याल ये था कि ये चर्बी सूअर और गाय की है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबों के सिपाहियों के नज़दीक उनका मजहब खराब करने के लिए लगाई जाती थी। इस बगावत की ज़िंदगी 4 माह से सिर्फ चंद दिन थी, इसलिए कि 19 सितंबर 1857 को शाम तक अंग्रेजी फ़ौजों ने दिल्ली पर मुकम्मल कब्ज़ा हासिल कर लिया था और इसी दिन मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। अब आप इसका खुलासा करिए। तो आप उससे पहले लिखिए कि 1857 में ... भेज दिया गया। इसके बाद खुलासा करिए और खुलासा में लिखिए कि 1857 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने अंग्रेज़ी फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह ये थी कि सिपाहियों को ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने के लिए दिए गए जिनके सिरों पर चर्बी लगी हुई थी और ये चर्बी सूअर और गाय की होती है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये बगावत 4 माह 4 दिन तक हुई। 19 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी फ़ौज ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था और मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार, आप जानते हैं कि आखिरी ताजदार कौन थे, ये आपके इक्तिबास में नहीं दिया गया, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार कौन थे। तो ये थे बहादुर शाह ज़फ़र। तो जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार थे और इन्हीं को अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया दिल्ली पर और उसके बाद इनको कहाँ पर भेज दिया, तो रंगून में भेज दिया, यानी इनको बंदी बनाया और उसके बाद रंगून जेल में इनको भेज दिया बहादुर शाह ज़फ़र को। तो ये आपके इक्तिबास में नहीं था, लेकिन इनका नाम नहीं था, बल्कि ये था कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार, तो आखिरी ताजदार यही थे। तो इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा हमें अपनी ज़बान में या आसान ज़बान में कैसे करना है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, और अगर मान लीजिए इत्तेफाक से इनमें से नहीं आया, तब भी आपको इतना पता तो चल ही गया कि हमें इसको अपनी ज़बान में अगर पूछा जाएगा कि गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा अपनी ज़बान में करिए, तो इससे मुराद यही है कि इसको हमें और आसान लफ्ज़ों में लिखना है, जो मुश्किल वर्ड हैं उनको और आसान बनाना है। तो ये मेरे ख्याल से तो बड़ा ही आसान टॉपिक होता है, और ये जो नंबर मिलता है ये मुफ्त का नंबर होता है, क्योंकि ये बड़ा ही आसान होता है। और जब ज़्यादा आसान होता है तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना आसान है तो हम इसको कैसे करें। तो अब इंशाल्लाह आप इसको बड़े अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।